हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बीएसएससी सीजीएल यूटेरिया का सेट नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। अगर इसका फुल सेट का 150 नंबर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन करें। वहां पर क्यूज और पीडीएफ दोनों मिलेगा, आप वहां से सेट भी लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। आइए मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, और लाइक और सपोर्ट जरूर करें, आपसे निवेदन है। कहता है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कहता है, इसको ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था, सही है। इसके बनाने का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, ये गलत है दोस्तों। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। संविधान सभा में किसने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक स्थगित करने की बात की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था। 1945 से जो है शुरू हुआ था। मतदान देने का जो उम्र होता है 21 वर्ष से घटा करके जो है 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं दोस्तों, तो यह संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं दोस्तों, तो यह झंडा समिति, तदर्थ समिति और प्रक्रिया नियमन समिति, संचालन समिति, ये सभी का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। कार्यपालिका परिषद के उप सभापति के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाल लेगा। कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष वायसराय था तथा जवाहरलाल नेहरू को इसके उपाध्यक्ष और उप सभापति के रूप में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 241, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, अनुच्छेद 240 में क्या है। अनुच्छेद 240 में कहता है दोस्तों कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 242 में क्या कहता है, अनुच्छेद 242 में निरसित के बारे में बताया गया है। निरसित, याद रखिएगा, निरसित के बारे में बताया गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय कह रहा है, कहता राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है। अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 215 के तहत। और उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 के तहत। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 215, और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 के तहत। हाईकोर्ट का जो गठन होता है, गठन अनुच्छेद 216 के तहत होता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध निम्न संबंध में किया गया है। निम्न संबंध में जो है किया गया है किसके द्वारा, तो अनुसूचित जाति के सदस्य, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त के स्थापना का सुझाव जो है प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उच्चतम न्यायालय को परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, बताइएगा। तो यह जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो यह संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के जो है 35 तक का वर्णन किया गया है। ठीक है,
अगर उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय का गठन कितना, तो गठन जो है अनुच्छेद 124 के तहत होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता जो है अनुच्छेद 125 के तहत। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 129 के तहत। ठीक है। राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। एक बार और बोलते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन अनुच्छेद 125, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 129 के तहत। अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। श्रीशैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? श्रीशैलम परियोजना का संबंध जो है कृष्णा नदी से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन कौन से हो जाएगा? भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, ये सभी जो है कृष्णा का सहायक नदी है। कृष्णा का उद्गम की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के जो है महाबलेश्वर से निकलता है। श्रीशैलम परियोजना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है क्षमता कितना है? 1670 मेगावाट है। ठीक है। इस परियोजना का आरंभ जो है 1960 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की ओर। लेटेराइट मिट्टी के संबंध में सही है। लेटेराइट मिट्टी जो है, लेटेराइट मिट्टी, इसका विकास उच्चतम तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी का विकास जो है उच्चतम तापमान में भारी वर्षा का क्षेत्र में होता है। मुख्यतः इसका विस्तार कहाँ है दोस्तों? केरल में है। इसका विस्तार जो है केरल क्षेत्र में है। कहता है यह एक उर्वरक मिट्टी है जिसमें कि चाय, रबड़, कॉफी, ये सभी का फसल अच्छी होती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम की मात्रा जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर धारा का उदाहरण नहीं है? कौन है दोस्तों? हम्बोल्ट, कनारी, कैलिफोर्निया। तो कनारी जो है प्रशांत महासागर के धारा नहीं है। किसका है दोस्तों? तो कनारी जो है उत्तर अटलांटिक महासागर का, ये जो है ठंडी जलधारा है। उत्तर अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। ये जो है हम्बोल्ट बच गया, और एक कैलिफोर्निया, ये जो है प्रशांत महासागर का धारा है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। कहता किसी स्थान की भूआकृति या उच्चावच निम्न में से किस घटना को प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है? तो यह जो है तापमान, पवन की गति और पवन की दिशा और वर्षा की मात्रा, ये जो है सभी को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 की ओर। प्रजातियों को संरक्षित करने हेतु भारत का पहला बायो बैंक और संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला बायो बैंक और संग्रहालय की बात करते हैं तो यह दार्जिलिंग में खोला गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का पहला बायो बैंक और संग्रहालय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्दा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में खोला गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य जो है लुप्तप्राय प्रजाति के डीएनए जीनोम के नमूने को एकत्र करके संरक्षित करना। इस बायो बैंक की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कोशिकीय और आणविकीय जीव विज्ञान केंद्र के सहयोग से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल राजधानी कौन बनी है? कौन बना है? कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कार्बन न्यूट्रल का अर्थ क्या होता है? कहता है एक ऐसी स्थिति जहां उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण से हटाए गए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से संतुलित किया जाता है। ठीक है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन शून्य हो जाता है। विश्व में एकमात्र कार्बन न्यूट्रल देश कौन सा है दोस्तों? भूटान है। याद रखिएगा, कार्बन न्यूट्रल देश भूटान है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। पार्थ योजना का संबंध किस राज्य से है? पार्थ योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो है राज्य के युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु प्रशिक्षण देना। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आपातकाल के समय जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की गई है?
ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओडिशा सरकार ने आपातकाल के समय जेल गए लोगों को पेंशन और मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया था। इसमें से टोटल जो है 20,000 रुपया जो है मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। भारत में आपातकाल के प्रावधान जो है भारत में आपातकाल की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो है 1975 में लगाया गया था। ठीक है। आपातकाल के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो आपातकाल अब तक भारत में 3 बार लग चुका है। कौन कौन बार लग चुका है? पहला तो जो है 1962 में लगा था, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में लगा था भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय, और एक जो है 1975 में लगा था आंतरिक अशांति के समय लगा था। यह 3 बार जो है आपातकाल लग चुका है। राष्ट्रीय आपात का प्रावधान जो है भारत में अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत और वित्तीय आपात का प्रावधान जो है अनुच्छेद 360 के तहत किया जाता है। वित्तीय आपात का प्रयोग भारत में अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बढ़ने से पहले ही देखते हैं दोस्तों, उड़ीसा का जो है मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। और राज्यपाल का नाम बताइएगा तो हरिबाबू कंभनपति है। क्वेश्चन नंबर 16, स्मार्टफोन के निर्यात में भारत का स्थान दुनिया में कौन सा है? कौन सा है? दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत स्मार्टफोन के निर्यात में विश्व में दूसरे स्थान पर है। जब दूसरे स्थान पर भारत है दोस्तों, तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर जो है चीन है। याद रखिएगा, पहला स्थान पर चीन है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 24.1 लाख अरब डॉलर के स्मार्टफोन निर्यात किए हैं। भारत में होने वाला स्मार्टफोन के निर्यात में किसका योगदान सबसे अधिक है? एप्पल का। ठीक है, सबसे अधिक जो महंगा तो इसी को आता है, यानी एप्पल का जो है सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 17 की ओर। बिहार के लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिसका निधन 5 नवंबर 2024 को हुआ, उसका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो शारदा सिन्हा की बात करते हैं दोस्तों। तो इनका जन्म जो है 1 अक्टूबर 1952 को सुपौल जिले में हुआ था। ठीक है। और सुपौल जिले के कौन सा गांव में? तो याद रखिएगा, हुलास गांव में हुआ था। शारदा सिन्हा जो है मैथिली, भोजपुरी और मगही, संस्कृत और हिंदी में अपने गीतों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। इनको एक सेकंड दोस्तों, ऊपर हो गया। इनको जो है बिहार के कोकिला के नाम से जानते हैं। बिहार के कोकिला के नाम से जानते हैं। इनको जो है पद्मश्री 1991 में तथा पद्म भूषण 2018 में तथा पद्म विभूषण जो है पद्म विभूषण से 2025 में सम्मानित किया गया था। इनका मृत्यु 5 नवंबर 2024 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। हाल ही में एम.ए. स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया है? तो नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव सुख का राज है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। भारतीय एथलीट महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एथलीट आयोग का अध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया है। इस आयोग में टोटल जो है 9 सदस्य हैं, जिसमें से 6 महिला हैं तथा 3 जो है पुरुष शामिल है। ठीक है, 6 महिला और 3 पुरुष शामिल किया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? लंबी कूद से। याद रखिएगा, लंबी कूद से है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस राष्ट्रीय समुद्री विषय का थीम भविष्य को निगेटिव करना, सुरक्षा पहले है। ठीक है। विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है 26 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है? पंचायत विकास सूचकांक रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह रिपोर्ट जो है 2022-23
यह रिपोर्ट जो है 2022-23 वित्तीय वर्ष पर आधारित है। इसमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य में प्रथम स्थान की बात करते हैं तो प्रथम स्थान गुजरात का है, ठीक है, तथा दूसरा स्थान जो है तेलंगाना का है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत और किस देश के मध्य बरून नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो बरून नौसैनिक अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है यह अभ्यास 23वें संस्करण का है। कौन सा है? 23वें संस्करण। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में संयुक्त अभियान संचालन की सुदृढ़ करना और युद्ध कौशल को परिष्कृत करना है, ठीक है। इसका संचालन जो है 2001 से प्रति वर्ष किया जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन सा अभ्यास है दोस्तों? तो पहला तो हो जाएगा बरून, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों शक्ति, फिर गरुड़, गरुड़ यानी बरून गरुड़ शक्ति, ये तीनों जो है भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों? बताइएगा। पहला तो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा ये सब, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, रातापानी अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य, ये सभी जो है मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं दोस्तों, कौन है? मोहनलाल यादव। मोहनलाल यादव है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बात करते हैं तो मंगू भाई छंगन भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ऑपरेशन हॉक 2025 का संबंध किससे है? ऑपरेशन हॉक 2025 का संबंध बाल तस्करी से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑपरेशन हॉक 2025 भारत में बाल तस्करी के नेटवर्क को उजागर करने और उससे जुड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चलाया गया विशेष अभियान था। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बैकनेट पोर्टल किससे संबंधित है? तो बैकनेट पोर्टल का संबंध जो है ई नीलामी से है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा बैकनेट पोर्टल जारी किया गया है जिसका संबंध जो है ई नीलामी से है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बिक्री और वित्तीय संस्थानों के एनपीए के ऋणों के वसूली के उद्देश्य से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों, पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल जो है 1 अप्रैल 2025 से 2028 तक है। टोटल 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इन्होंने जो है माइकल पात्रा का स्थान लिया है। आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर कोलकाता में किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में किया गया था। आरबीआई का प्रथम गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों, सीडी देशमुख है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य केरल बन गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो पिनराई विजयन है, पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों, राजेंद्र आलेकर, ठीक है, राजेंद्र आलेकर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। भारत का कौन सा शहर दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर बनेगा? कौन सा शहर है? अमरावती शहर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमरावती शहर दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा। अमरावती जो है कौन सा राज्य की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात करते हैं एस अब्दुल नाजीर। क्वेश्चन नंबर 29, टेफ्लॉन निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। बॉयल्स और चार्ल्स दोनों नियम समान रूप से अस्थिर रहता है। कहता बॉयल्स और चार्ल्स दोनों नियम समान रूप से अस्थिर रहता है।
गैसों की निश्चित मात्रा का आयतन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अच्छा बताइएगा दोस्तों, बॉयल्स का नियम क्या है? बॉयल्स का नियम कहता स्थिर तापक्रम पर यानी टेम्परेचर पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, किसी गैस के निश्चित मात्रा का जो आयतन है दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार और बोलते हैं दोस्तों, कहता स्थिर तापक्रम पर किसी गैस की निश्चित मात्रा आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p हो जाएगा। अगर चार्ल्स का नियम की बात करते हैं तो कहता है स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा आयतन तापमान के समानुपाती होता है, अर्थात भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो समय का 2 बार उपयोग त्वरण में होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। त्वरण की मात्रा की बात करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों? वेग में परिवर्तन बटा समय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 32 की ओर। धातु और अर्धचालक विद्युत चालकता में तापमान के प्रभाव को देखते हुए निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तापमान बढ़ने पर धातु की चालकता घटती है जबकि अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। ठीक है, जब तापमान बढ़ाएंगे तो धातु की चालकता घट जाएगा, लेकिन जब अर्धचालक रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? चालकता बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा मापी जाती है, सही है। अधिक ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल में नॉकिंग की समस्या अधिक होती, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहता है पेट्रोल के ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए टेट्राइथाइलाइड और बेंजीन टाइलुइन जाइलोन जैसे आयोजक का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि एक उत्तल लेंस की पारदर्शिता सतह के कुछ हिस्सों की अपारदर्शी काली पट्टी से ढक दिया जाए तो बनने वाली छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बनने वाली छवि पर छवि की तीव्रता कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। मकड़िया किस प्राणी जगत के अंतर्गत आती है? तो मकड़िया जो है ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है। ऑर्थोपोडा के अंतर्गत कीड़ा मकोड़ा आता है, कीड़ा मकड़ी, ठीक है, बिच्छू, केकड़ा, सेंटीपीड, ये सभी जो है ऑर्थोपोडा में आता है। अगर मोलास्का की बात करते हैं दोस्तों तो मोलास्का के अंतर्गत जो है घोंघा, ऑक्टोपस, सीप और अस्लैग, ये सभी जो है मोलास्का के श्रेणी में आता है। अगर निडेरिया की बात करते हैं तो निडेरिया में आता है जेलीफिश और सी एनीमोन, हाइड्रा, ये सभी जो है निडेरिया में आता है। अगर एनलिडा की बात करते हैं दोस्तों तो एनलिडा में आता है केचुआ, जिसे हम लोग चेरा भी कहते हैं या फिर जोक कहते हैं। ठीक है, केचुआ और जोक जो है एनलिडा में आता है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? कहता है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए तो सही है दोस्तों। कहता है पौधे की चौड़ाई में वृद्धि एबिसिसिक अम्ल के द्वारा होती, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी असत्य हो जाएगा। एबिसिसिक अम्ल का कार्य क्या है? यह जो है पौधे की वृद्धि को रोकता है, एबिसिसिक अम्ल। ठीक है, पौधे की चौड़ाई में वृद्धि जो है किसके द्वारा होता है? एथिलीन हार्मोन के कारण होता है, एथिलीन हार्मोन के कारण। कहता संघ डेटा के जंतु में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 की ओर। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है पर्णहरित में, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम है कि जो मानव में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम लाइसोजाइम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर टाइलिन की बात करते हैं दोस्तों तो टाइलिन नामक एंजाइम जो है
इसका कार्य क्या है, तो स्टार्च को शर्करा में बदलना। ठीक है, टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। जाइमेज का कार्य क्या है दोस्तों, तो यह जो है ग्लूकोज को एथिनॉल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। गुणसूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, उस बिंदु का नाम जो है सेंट्रोमियर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेंट्रोमियर की बात करते हैं तो यह जो है सेंट्रोमियर गुणसूत्र का आकार जो है निश्चित करता है। सेंट्रोमियर जो है गुणसूत्र के आकार को निश्चित करता है। कहता प्रत्येक क्रोमेटिड में दो या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागों की संरचना होती है जिसे क्रोमोनीटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 की ओर। पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, किस कारण बढ़ता है बताइएगा। लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। जड़ पौधे की अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। अच्छा, जिब्रेलिन हार्मोन का कार्य क्या है, तो पौधे को लंबा करना और फूल बनाने में मदद करना, जिब्रेलिन हार्मोन का काम था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 42 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा में अंडाशय नहीं आता है। अंडाशय किसका हिस्सा है, महिला का हिस्सा है। ठीक है, महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। बाकी वृषण हो गया, टेस्टोस्टेरोन और शुक्र वाहिका, ये सभी जो है पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 43। अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया है बताइएगा। बीजमैन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने किया था, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन जो है किसने किया था, स्ट्रासबर्ग ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसके माध्यम से जंतु में शुक्राणु एवं अंडाणु तथा प्रत्येक नर और मादा युग्मक बनते हैं। बताइएगा दोस्तों, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो बिरचाऊ ने देखा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। सेरिब्रियम का कार्य में से एक है, तो सेरिब्रियम का कार्य क्या है दोस्तों बताइएगा। कहता है यह रक्त दाब भूख प्यास को नियंत्रण करता है, ये गलत है। रक्त दाब और भूख प्यास का नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, दर्द ठंडा और गर्म की पहचान का कार्य करता है। ये कौन करता है बताइएगा, तो यह जो है थैलामस के द्वारा होता है। ठीक है, तो थैलामस के द्वारा होता है। कहता यह शरीर को संतुलन बनाए रखता है, ये भी गलत है, अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 आते हैं। कहता है निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, किसका होता है। कार्बन का विशिष्ट ऊष्मा जो है 0.17 होता है। बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं 0.50। ठीक है, लोहा का विशिष्ट ऊष्मा 0.11 होता है तथा एल्कोहल का विशिष्ट ऊष्मा जो है 0.60 है। बताइएगा किसका सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर सी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने अस्थिर अनुपात का नियम को प्रतिपादन किया था। तो अस्थिर अनुपात नियम को प्रतिपादन जोसेफ प्राउट ने किया था। ऑप्शन नंबर 1। अस्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन 1787 में जोसेफ प्राउट ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयव तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। जैसे में अगर जल की बात करते हैं तो जल में H2O, इसमें द्रव्यमान के अनुपात निकालते हैं दोस्तों, तो कितना होता है, 1:8 के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। आधुनिक अवर सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आधुनिक अवर सारणी मोसले के नियमानुसार तत्वों के गुण उसके परमाणु संख्या के अवर्त फलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। भारत में निम्न में से
कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्य वाला है? कौन सा है दोस्तों? सौर शक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, बेकेलाइट निम्नलिखित में किसके संघनन से बनता है? किसके संघनन से? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, फिनॉल का सूत्र क्या होता है? C6H5O4 और फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा सबसे भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु में प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52 की ओर। खाने का नमक NaCl निम्नलिखित में किससे बनता है? किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ठीक है, यानी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्र जल में कितनी मात्रा जो है कुल घुलनशील ठोस का लगभग कितना होता है? तो टोटल जो है 75%। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 की ओर। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। बताइए क्यों तरल है? क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बैंक दर ब्याज की वह दर है, कहता बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक RBI से ऋण लेता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? बताइए कब लागू किया गया था? 2011-12 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आजीवकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था दोस्तों? मखली गोसाल ने किया था। ये तो सही है। आजीवक भाग्यवाद में विश्वास करते थे, ये भी सही है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने किया था। यह संप्रदाय भाग्यवाद यानी निर्धारित नियति में विश्वास करता था, जिसका मानना था कि सभी घटनाएं जो है पूर्व निर्धारित है और मनुष्य को प्रयासों से उसे बदला नहीं जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 57, भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में किससे संबंधित थी? किससे संबंधित है? वैष्णव से संबंधित है। भक्ति संत अंडाल दक्षिण भारतीय वैष्णव धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। वे 12 अरबा संतों में से एक है। उन्होंने दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 58 की ओर। अशोक के शिलालेख में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो मौर्य साम्राज्य को टोटल 5 राजनीतिक केंद्र थे। कौन कौन है दोस्तों? पहला तो है उत्तरापंथ। उत्तरापंथ का राजधानी कहाँ है? तक्षशिला है। ठीक है, पहला कौन? उत्तरापंथ है, जिसका राजधानी तक्षशिला है। दूसरा है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन है। ठीक है, उज्जैनी। कलिंग की राजधानी तोसली है। ठीक है। एक है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की राजधानी जो है सुवर्णागिरी। दक्षिणापथ का सुवर्णागिरी। एक है प्राच या फिर पूर्वी देश, जिसका राजधानी जो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ये जो है 5 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 की ओर। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? चोल ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल वंश के शासक राजा राज प्रथम ने किया था। राजा प्रथम ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक सदस्य था? कौन था दोस्तों? तानसेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। वे मुगल दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। उनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या था दोस्तों? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। ठीक है। वे ग्वालियर के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। बाद में अकबर ने उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में किस गुरु ने तरन तारण साहिबा की स्थापना किया था? तरन तारण साहिबा की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं दोस्तों, ये सिखों के 5वें गुरु थे, जिन्होंने तरन तारण साहिबा की स्थापना किया था। इनके द्वारा जो है 1604 में
1604 में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन भी किया गया था। ठीक है, आदि ग्रंथ का संकलन किया था। इनके द्वारा ही अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण भी हुआ था तथा इनका मृत्यु जो है जहांगीर के द्वारा हुआ था। जहांगीर के द्वारा जो है 1606 में इसे मतलब मरवा दिया गया था। ठीक है, गुरु नानक की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जो है यह जो है सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने जो है लंगर व्यवस्था का प्रचलन कराया था। लंगर व्यवस्था का यह किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के, बाबर एंड हुमायूं के समकालीन था। अगर गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु थे। इन्हें जो है सच्चा बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। इनका निवास स्थल की बात करते हैं तो आनंदपुर साहिब है, आनंदपुर साहिब। ठीक है, तथा इसका कार्यस्थली कहाँ है दोस्तों? पावोता, कार्यस्थली पावोता है। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। खालसा पंथ के इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना किया था, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित जो आदि ग्रंथ था उनको वर्तमान रूप भी दिया था। इनका हत्या जो है 1708 में गुल खान नामक पठान के द्वारा कर दिया था। अगर रामदास की बात करते हैं दोस्तों, तो सिखों के चौथे गुरु थे। इन्होंने जो है अमृतसर नगर की स्थापना किया था, गुरु रामदास ने। क्वेश्चन नंबर 62, अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? कब हुआ था? 1809 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर आते हैं। इल्बर्ट बिल में का प्रावधान किया गया था। तो इल्बर्ट बिल ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता का प्रावधान किया गया था, जिसका उद्देश्य जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए तब भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीश की शक्तियां को समान कर दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं दोस्तों आगे 64 की ओर। एनी बेसेंट निम्नलिखित में किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी? तो एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। अगर आदि ब्रह्मा समाज की बात करते हैं दोस्तों, तो आदि ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1866 में किया था। अगर तत्व बोधनी समाज की बात करते हैं तो इसका स्थापना भी देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कोलकाता में किया था। ठीक है, बताइएगा दोस्तों ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में हुआ था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? कौन सा अधिवेशन? तो कलकत्ता अधिवेशन 1886। यह जो है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था दोस्तों, जिसका अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी कर रहा था। अगर प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है 1885 में बंबई में हुआ था। ठीक है, अगर इलाहाबाद अधिवेशन 1892 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका अध्यक्षता जो है WC बनर्जी ने किया था। ठीक है, WC बनर्जी ने किया था। मद्रास अधिवेशन 1887, इसका अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। यह जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, मुस्लिम अध्यक्ष था। ठीक है, बॉम्बे अधिवेशन 1889 की अध्यक्षता सर विलियम टेलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे 66 की ओर। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में यूरोपीय लोगों द्वारा जबरन नील की खेती कराने के खिलाफ भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? बताइएगा। चंपारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, बताइए खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? 1918 में हुआ था, यानी मार्च 1918 में। ये जो खेड़ा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। खेड़ा सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? किसानों की फसल खराब होने के कारण करों में छूट दिलाने के लिए था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। और चंपारण तो मालूम होगा, नील की खेती के विरोध में था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। G7 का सदस्य कौन कौन है दोस्तों? पहला तो हो जाएगा कनाडा, दूसरा हो जाएगा USA संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, और कौन हो जाएगा दोस्तों? इटली, ब्रिटेन। इटली, ब्रिटेन और जापान, ये जो है G7 में 7 देश जो है शामिल किया गया है। अगर सार्क की बात करते हैं दोस्तों,
अगर सार्क की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू है। इसका स्थापना जो है दिसंबर 1985 में हुआ था। सार्क में कितने मेंबर है दोस्तों? टोटल 8 मेंबर है। इसका फॉर्मूला भी है SBI, PNB और MA। ए से क्या होता है? श्रीलंका, ए से श्रीलंका, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, एन से नेपाल, बी से भूटान हो जाएगा, एम से हो जाएगा मालदीव और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। 2 बैंक का नाम है, एक MA है। ठीक है। अगर बीमस्टेक की बात करते हैं दोस्तों तो बीमस्टेक की स्थापना जो है जून 1997 में किया गया था। बीमस्टेक के फुल फॉर्म की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 68 की ओर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना % बिहार में निवास करती है? तो भारत के जनसंख्या का 8.6% जो है बिहार में निवास करता है। बिहार के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान जो है बिहार का है, जहां की जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की आबादी विश्व का आबादी का लगभग कितना % है? याद रखिएगा 17.5% है। क्वेश्चन नंबर 69। मजीरा किस नदी के सहायक नदी है? किसका है? कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। किसका है दोस्तों? गोदावरी के सहायक नदी है। गोदावरी के सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों, इसका सहायक नदी में पूर्णा आता है, पूर्णा, वर्धा, ठीक है, मंजीरा, पूर्णा, वर्धा, मंजीरा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सभी जो है गोदावरी के सहायक नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। अगर कावेरी नदी के सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों तो कौन कौन है? कावेरी की सहायक नदी में हेमावती, अवनी, ठीक है, भावनी, काबिनी, ठीक है, अमरावती और अकरावती, ये सभी जो है कावेरी के सहायक नदी है। बताइएगा कृष्णा के सहायक नदी कौन कौन से है? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी। एक बार फिर से बोलते हैं, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, ये सभी जो है कृष्णा के सहायक नदी है। महानदी के सहायक नदी की बात करते हैं तो जोक हो जाएगा, जोक नदी, हसदेव नदी, तेल नदी, ठीक है, मांड नदी, ये सभी जो है महानदी के सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? कुर्ग में स्थित है। ठीक है, कुर्ग में। उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर में। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका थीम क्या है दोस्तों? तो हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नर्सों की देखभाल की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? 20 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। और जैव विविधता 2025 का थीम क्या है? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास है। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में प्रेरी आता है। ठीक है, प्रेरी, पंपास, स्टेपीज, ठीक है, डाउन्स और बेल्ड, इसमें कौन सा मिल रहा है देखिएगा? प्रेरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी जो है शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है सवाना, सेल्वास और लानोस, ये सब क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। किस वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था? भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत रत्न का शुरुआत जो है 1954 में हुआ था। 1954 में एस राधा कृष्णन को और सीवी रमन, इन दोनों व्यक्ति को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 74 की ओर आते हैं। मिलान करने के लिए कह रहा है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, वियना सम्मेलन 1985 में, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 87 में, क्योटो प्रोटोकॉल 97 में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक का लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक का लेखक चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ किताब का नाम देख लीजिए, जैसे इंडिया फॉर इंडियन चित्तरंजन दास हो गया, मालगुडी डेज आर.के. नारायण, डिवाइन लाइफ शिवानंद, यंग इंडिया महात्मा गांधी, द गोल्डन थ्रेशोल्ड का लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू। द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस का लेखक बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों, धन्यवाद। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।